चैप्टर नंबर 1, कुल मिला के 5 चैप्टर का बेटा अपना ये कोर्स है। मैं पहले पांचों चैप्टर के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। हमारे टोटल जो है इसमें 5 चैप्टर हैं। हमारा पेपर है 6B, 15 मार्क्स के एमसीक्यू, 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्शन आएंगे बेटा, जिसमें केस सिनारियो के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। 5 यूनिट है, सबकी वेटेज इक्वल है, मतलब 10-10 नंबर का एक चैप्टर है आपका। 10 मार्क्स का चैप्टर 1 और 10 मार्क्स का चैप्टर 5। और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे बेटा 15 नंबर के डिस्क्रिप्टिव होंगे और 35 नंबर के 15 नंबर के एमसीक्यू होंगे, 35 नंबर के डिस्क्रिप्टिव होंगे। एसएम की जो 5 यूनिट्स अपन पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 1 जिसकी शुरुआत अपन आज कर रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 2 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना, जिसमें शॉर्ट एनालिसिस भी होता है, एक्सटर्नल में अपन पेस्टल एनालिसिस जैसी चीज भी करते हैं। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइस, हमारे पास में ऑप्शंस क्या है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। और चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो पहले इन 5 चैप्टरों को नामों के तौर पे अपन समझ लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मतलब हमारा कोर्स जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, उसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, कितने प्रकार के लेवल्स हुआ करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी पे फर्क डालते हैं, जैसे बाहर की इकोनॉमी क्या है, देश की इकोनॉमी क्या है, दुनिया में होने वाले परिवर्तन आप पे कैसे प्रभाव डालते हैं, कहीं कोई युद्ध छिड़ जाए तो उसका प्रभाव आप पे कैसे पड़ता है। जैसे पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हम बात किया करते थे, अब वो बात पुरानी हुई। अब हम बात करते हैं फलस्तीन में जो हमास है और इसराइल के युद्ध की, जिससे पूरे अरब वर्ल्ड में युद्ध छिड़ सकता है, तो तेल के प्राइसेस में फर्क पड़ेगा, ऑयल इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ऐसी कई चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और बत्रा सर के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस टॉपिक और सब्जेक्ट को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे को अवसर क्या नजर आ रहा है, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है, हम कितनी मैन पावर्स के साथ काम कर रहे हैं, मशीन रिसोर्सेज कैसे हैं, मैन पावर कितनी है, एंड सो ऑन, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 आता है जिसमें हम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का मतलब होता है आप परिस्थिति के अनुसार क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे कॉर्पोरेट लेवल पे, या आप फॉलो करोगे एक्सपेंशन, या फॉलो करोगे रिट्रेंचमेंट, जहां रिसेशन आएगा तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उसमें कमी करोगे, घाटे की स्थिति से उबरने की कोशिश करोगे। ये सब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर 5 होगा स्ट्रेटेजी को लागू करना, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कि हमने जो स्ट्रेटेजी लागू की उससे रिजल्ट सही आया या नहीं आया। अब जैसे कल 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव हो गए, है ना, और उसके बाद में एग्जिट पोल आ गए। अब एग्जिट पोल आ गए तो क्या हुआ, एग्जिट पोल के बाद में दिख रहा है ऑलमोस्ट कि 2 जगह कांग्रेस की, 2 जगह बीजेपी की सरकारें बन रही, और एक जगह बीजेपी की समर्थित सरकार मिजोरम में बन जाएगी। तो अब सभी लोग 3 तारीख को जब एग्जिट पोल के बाद ये एक्चुअल पोल के रिजल्ट आ जाएंगे, बैठेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करेंगे कि कहां हमसे कमी रहेगी जो हम राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाए। इसी तरीके से कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर मार्केट में आती है, वो जैसा सोचती है क्या वैसी सेल मिल पाई उसे, क्या वैसे वो कस्टमर तक बात पहुंचा पाई अपनी, अगर पहुंचा पाई तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको अब इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमारे कामों में कहां कमी रह गई। एप्पल हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, सारी कंपनियां, सैमसंग हो, एलजी हो, इसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट करते हैं। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो अपने पूरे कोर्स में अपन पढ़ने जा रहे हैं। मैं होप करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है इतना सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 से। ऐसी कलरफुल बुक
आप सब तक पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी होंगी, या ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप तक पहुंचेंगी। कंप्लीट चैप्टर में हम आपको क्या देने जा रहे हैं बेटा, हम आपको कंटेंट देंगे, कंटेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपको चार्ट बुक देंगे इसी चैप्टर 1 में, उसके बाद हम एमसीक्यू देंगे, उसके बाद हम इसमें केस सिनारियो देंगे, और उसके बाद हम इसमें डिस्क्रिप्टिव देंगे। इस तरीके से जाके एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये चैप्टर 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका ओवरव्यू है। अभी अपन डिस्कशन में शुरू कर रहे हैं, पहले मैं आपको ग्लिम्सेस देने जा रहा हूं, आप नोट्स में क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। कलरफुल बुक आप सब तक पहुंच रही है हमारी, ऐसी पूरी की पूरी। ये जैसे ही खत्म होता है चैप्टर, देखो कहां खत्म हो रहा है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहां पर। यहां पे खत्म होते ही आपको ऐसी एक चार्ट बुक इसी किताब में मिलने जा रही है। चार्ट बुक से हम समरी कर लेंगे, ठीक है। चार्ट बुक से मेन पढ़ाई नहीं करनी होती, मेन पढ़ाई तो कॉन्सेप्ट से करेंगे, चार्ट बुक तो समराइज करने के लिए होती है। जहां चार्ट बुक खत्म हो जाती है वहां हमारे देखो एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। एमसीक्यू जहां खत्म हो जाते हैं वहां पे आप देख रहे हैं केस सिनारियो हमारे शुरू हो रहे हैं। जहां केस सिनारियो खत्म हो जाते हैं वहां हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये केस सिनारियो चल रहे हैं और केस सिनारियो के बाद में हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप देख रहे हैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर मिलने जा रहा है इस तरीके से। ऐसे ही पूरे 5 चैप्टर आपको मिलेंगे और आपको ये पूरी किताब प्रिंटेड फॉर्म में मिल रही है, जिसमें आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो हमने पहले से ही डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर रखे हैं। तो पढ़ते हुए कीवर्ड्स पे आप ध्यान देते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। हम रोज के रोज आपको जितना पढ़ा है वो मेमोराइज भी कराते जाएंगे। बत्रा सर की क्लास की खासियत यही है कि रोज जितना हम पढ़ते हैं वो याद भी हो जाता है, और दूसरे दिन आते हैं तो हम पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि जितना रोज पढ़े उतना कॉन्फिडेंटली हमें सब कुछ याद भी होता चला जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम है इसका। चैप्टर का ओवरव्यू आपके सामने है। आप देखें क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे 5 टॉपिक नजर आ रहे होंगे। पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती है। फिर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, क्या मदद करती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या है इसके। फिर पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम एक चीज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस और दूसरी पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन को। चौथा आ जाएगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आपकी मंशा क्या है, आप इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। जैसे हमारी इस आज की क्लास से हम अचीव क्या करना चाहते हैं, बच्चों को मई 2024 के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि वो 40 प्लस से ज्यादा आउट ऑफ 50 स्कोर कर सके, जिसमें एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों शामिल हैं। और इसके लिए बत्रा सर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का उपयोग करेंगे। ये मेरा इंटेंट है, तो मेरा स्ट्रैटेजिक इंटेंट आपको समझ में आया। ऐसी कंपनी अपना इंटेंट बताती है, इस प्रोडक्ट को, इस सर्विसेज को लॉन्च करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। फिर पढ़ेंगे हम स्ट्रेटेजिक लेवल को, जो 3 होते हैं। टॉप लेवल को हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, जैसे कंपनी के चेयरमैन होते हैं, ग्रुप चेयरमैन होते हैं, या सीईओज होते हैं, है ना, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है ना। इसी तरीके से आपके पास में आदि गोदरेज है, या हमारे पास में और कंपनीज के चेयरमैन हैं, जैसे टाटा हैं, टाटा के ग्रुप के डिफरेंट जो है वो सीईओज हैं अलग अलग कंपनियों के, वो टॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट कहलाते हैं। सेकंड होता है बिजनेस लेवल, यहाँ जनरल मैनेजर्स बैठा करते हैं, जीएम जिनको हम कहा करते हैं। तो जनरल मैनेजर्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को चलाते हैं टॉप मैनेजमेंट के विजन के आधार पर। और तीसरा होता है फंक्शनल लेवल, जिसको अपन लो लेवल कहा करते हैं, या मिडिल लेवल होता है हमारा। तो मिडिल लेवल का काम होता है लो लेवल को डायरेक्शन देना, और लो लेवल के लोग उसको एग्जीक्यूट किया करते हैं। ये फंक्शनल मैनेजमेंट कहलाता है। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D, HR, जहां पे एक्चुअल काम हुआ करता है, तो एक्चुअल काम होता है फंक्शनल लेवल पे, उसकी प्लानिंग होती है हमारी मिडिल लेवल पे, उसका विजन, उसकी कंसेप्ट, उसकी सोच, हम क्या करना चाहते हैं, ये आया करता है कॉर्पोरेट लेवल से या टॉप लेवल से। तो आपके सामने मैं रख रहा हूं चैप्टर का ओवरव्यू। आप थोड़ी देर के लिए नजरें गड़ा के इसको एक बार देख लीजिए, और फिर मैं आपको गांधारी टाइम में, जो बत्रा सर की स्पेशलिटी है और हमारा बेटा कॉपीराइट पेटेंट फॉर्मूला है, उससे याद करवाने जा रहे हैं। तो टेक 1 और 2 मिनट्स और ध्यान से इन 5 टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को आप देख लो। उसके बाद बेटा जी मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं।
फटाफट से सब लोग देख के याद कर लें इसको, फिर मैं गांधारी टाइम में याद करवाने जा रहा हूं आपको। फटाफट से आ जाओ जरा। तो आपने याद कर लिया? तो आओ मैं गांधारी टाइम में आपको याद करवा देता हूं। गांधारी टाइम का मतलब होता है महाभारत काल में लिए चलता हूं, जब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उन्हें सब कुछ वहां से समझ में आता था, दिखाई देता था। तो बत्रा सर आपको 2 मिनट के लिए आंखें बंद करवाएंगे और चैप्टर का ओवरव्यू याद कराएंगे, और इस तरीके से हमें पूरा का पूरा कोर्स भी याद होता चला जाएगा। तो शोभित मित्तल, अंजलि अग्रवाल, भानुमति शर्मा, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है इस आज की इस लाइव क्लास में हमारे साथ में। तो आइए याद करते हैं चैप्टर नंबर 1 के ओवरव्यू को। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं 3 2 1 कहूंगा आप आंखें बंद कर लीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और कानों में मेरी बात जब आपको सुनाई दे रही हो, आंखें जब आपकी बंद हो, उसको वहीं पे रिवाइज करते जाना, अभी चैप्टर का ओवरव्यू याद हो जाएगा। चलिए, सो वी स्टार्ट विथ गांधारी टाइम। 3 2 1। आइए आपको महाभारत काल में लिए चलता हूं। मैं हूं प्रोफेसर जे एस बत्रा और आप हैं वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, जहां हम आपकी जिंदगी को आसान बनाने आए हैं। पेपर नंबर 6B मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के कोर्सेज में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 50 नंबर का पेपर, जिसमें 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 35 नंबर के डिस्क्रिप्टिव होंगे। 5 चैप्टर्स पढ़ने हमने। चैप्टर नंबर 1 की आज शुरुआत कर दी हमने। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 मेन टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले का नाम है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। थर्ड है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस। चौथा है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मंशा क्या है आपकी। और पांचवा है स्ट्रैटेजिक लेवल्स, जो 3 प्रकार के हैं, टॉप लेवल कॉर्पोरेट, मिडिल लेवल बिजनेस और फंक्शनल लो लेवल मैनेजमेंट का तरीका। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पेपर नंबर 6B, न्यू कोर्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। 50 नंबर का पेपर, 15 नंबर के एमसीक्यू, 35 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कलरफुल बुक्स आप तक पहुंच रही हैं बेटा हमारी। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर का नाम, 5 टॉपिक हमारे, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तीसरा, 2 चीजें इसमें, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट चौथा, और स्ट्रैटेजिक लेवल पांचवा, जिसके अंदर कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। अब आप आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, और मुझे जरा बता दें चैट में, क्या आपको ये कुछ कुछ याद हुआ या सारा कुछ याद हो गया? जरा से चैट में मुझे लिख के बता दें, क्या आपको थोड़ा थोड़ा याद हुआ कि पूरा पूरा याद हुआ? शोभित मित्तल कह रहा है याद हुआ। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी फटाफट बता दो क्या हुआ। चलिए, तो अंजलि अग्रवाल भी कह रही है हाँ सर याद हो गया हमारा। भानुमति शर्मा भी याद हो गया, क्या बात है। तो ऐसे बेटा हम लोग रोज याद करते चलेंगे और आप पाएंगे चीजें आपको दिमाग में बैठती चली जाएंगी डे 1 से, और लास्ट डे तक ये याद रहने वाली है बेटा, जब तक बत्रा सर इस कोर्स को खत्म करेंगे। तो सोचो सब्जेक्ट कितना हाथ में है। मतलब हम ये सब्जेक्ट पढ़ना खत्म करेंगे और आप कहेंगे हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। ये स्थिति बनने जा रही है आपकी, क्योंकि इस कोर्स में बत्रा सर अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो पिछले 33 साल का 66 ये एग्जाम अटेम्प्ट का है, वो आपको देने जा रहे हैं बेटा, रियल टाइम एक्सपोजर के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे, आज खत्म करेंगे, जब भी कितना पढ़ा है वो रिवाइज करके छोड़ेंगे। कल जब वापस से इस क्लास को सेम टाइम शुरू करेंगे, तब भी आपको पहले हम इसको रिवाइज कराएंगे और फिर आगे शुरू करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है, उसमें पहले टॉपिक पे अपन बात करते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आइए मीनिंग एंड नेचर का मतलब समझते हैं।
सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है? सॉरी, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द थिंग्स। अब ये करता कौन है? सिंपल सी बात है, मैनेजर्स किया करते हैं। मैनेजर कौन होते हैं? कंपनी के वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनका काम होता है वर्कर्स से काम करवाना। अब ये किन को मैनेज करते हैं? ये मैनेज करते हैं मैन पावर को, आदमियों को, ये मैनेज करते हैं मटेरियल को, ये मैनेज करते हैं मशीन को, ये मैनेज करते हैं मनी को, ये मैनेज करते हैं मैथडोलॉजी, काम करने के प्रोसीजर्स को। तो 5 प्रकार की एम पावर्स होती हैं। 5 प्रकार की एम पावर्स होती हैं, मैन पावर, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, है ना। इनको ये मैनेज किया करते हैं। तो मैनेजमेंट का काम होता है टू मैनेज द थिंग्स। तो ये कौन लोग हैं? दे आर की ग्रुप्स। ये कौन है? ये की ग्रुप के लोग हैं, इन चार्ज ऑफ अफेयर्स। ये क्या होता है? जो भी चल रहा होता है उस चीज को नियंत्रित करने वाले लोग होते हैं। आपने देखा होगा कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भविष्य के फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो आपको कंपनी का फाइनेंस मैनेज करना है, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना है, आपके पास कोई मटेरियल है तो उसकी खरीदार बेचान पर नजर रखनी है, मेथडोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, लीफो फीफो, अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो तो वो तरीका आपको देखना है। तो आपको रिसोर्सेस को मैनेज करना होता है, और रिसोर्सेस को मैनेज करने वाले लोगों को मैनेजर कहते हैं, और मैनेजर जो काम करते हैं उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, 5 प्रकार के एम रिसोर्सेज हो गए। मैन पावर, आप चाहे तो इसको लिख भी लें, छोटे छोटे अपने जो है ना समरी नोट्स भी आप बना लें। मैन पावर, मशीन, मटीरियल, मनी और मेथडोलॉजी। ये 5 प्रकार की जो चीजें हैं उनको मैनेज कौन करता है? मैनेजर। उनको मैनेज कौन करता है? मैनेजर। और मैनेजर जो फंक्शन किया करते हैं, मैनेजर जो फंक्शन किया करते हैं उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो 5 प्रकार के रिसोर्सेस को जो मैनेज करे वो मैनेजर कहलाएगा, और ऐसे काम जो करने का तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट आपके मुख्य काम को करने वाले लोग हैं। ये की ग्रुप के काम करते हैं, ये इंचार्ज होते हैं सारे अफेयर्स जो आपके यहां पे चल रहे होते हैं। अंजलि क्या कह रही है? सर आपकी वो लाइन एकदम याद हो गई है, यूट्यूब पे लेक्चर देखा तब, बत्रा सर इज एज कूल एज हैंडसम। ओहो, थैंक यू। चलिए, तो अंजलि ने हमें याद दिलवा दी अपने लेक्चर्स के पुराने तरीके से इंट्रोडक्शन वाले केसेस के बारे में। चलिए आइए 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 आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको कीवर्ड क्या याद रखना है जो मैंने बताया आपको, ये की ग्रुप के लोग होते हैं मैनेजमेंट। ये आपसे सवाल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, मतलब एमसीक्यू की तैयारी हम साथ साथ करेंगे, अलग से नहीं होगी। एमसीक्यू भी साथ साथ हम तैयार करते जा रहे हैं, जिसपे एमसीक्यू के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर एमसीक्यू तो हमने आपको बुक में दे रखे हैं, इसके अलावा भी मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, ठीक है। एमसीक्यू बेटा बत्रा सर खुद बनाते हैं, और चूंकि बत्रा सर खुद पेपर सेटर और एग्जामिनर रह चुके हैं, इसलिए हमको मालूम है बेटा आईसीए आपसे क्या पूछ सकती है। तो पहला की ग्रुप याद रखें। ये सब क्या है बेटा? ये जो मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं ये कीवर्ड्स हैं। दीज आर कीवर्ड्स, दीज आर इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर। और ये अफेयर जो है चल रहे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम जो चल रहे होते हैं, वो वाले अफेयर की बात नहीं हो रही है ना, गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ। अफेयर मतलब जो काम यहाँ किए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, इसको हम एक और कहते हैं चीफ ऑर्गन। चीफ ऑर्गन का मतलब क्या होता है? मुख्य अंग। ऑर्गन का मतलब होता है मुख्य अंग। जैसे लोगों के मुख्य अंग हम कहते हैं हार्ट हमारा मुख्य अंग है, ब्रेन हमारा मुख्य अंग है, लीवर है, किडनी है, हमारा मुख्य अंग है ना। इनके खराब होने से आदमी की डेथ हो सकती है। तो ये चीफ ऑर्गन है हमारा। तो की ग्रुप हो गया, इंचार्ज हो गया, की ऑर्गन हो गया, चीफ ऑर्गन हो गया। अब बात आती है किनको मैनेज करते हैं? मैन पावर, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, मैथडोलॉजी, इन सबको कहते हैं। तो मैनेजमेंट जो है हमारा वो क्या करता है? इंटर रिलेटेड फंक्शंस को और इन प्रोसेसेस को कंपनी में किया करता है। इंटर रिलेटेड, जैसे सेल्स होता है, परचेज होता है, अकाउंटिंग होती है, इन्वेंट्री होती है, इन सब को भी आपस में जो कि इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको भी मैनेज किया करता है। तो बात आपको समझ में आ रही है? मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट मतलब 5 प्रकार के की रिसोर्सेस को मैनेज करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला काम। 5 मुख्य रिसोर्सेस क्या है?
मैन पावर, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथोडोलॉजी। उनको मैनेज करने वाले लोग कौन? मैनेजर। और जो फंक्शन किया करते हैं उसका नाम क्या? मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट जो करने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं? की ग्रुप के लोग हैं। ये इंचार्ज है हमारे यहाँ, ये चीफ ऑर्गन वाला काम करते हैं और रिसोर्सेज को मैनेज किया करते हैं। बात आ गई सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनसे क्या क्या अचीव करवाया जाता है। टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना टारगेट सेट किया होता है वो उनसे अचीव करवाया जाता है। जैसे बत्रा सर भी अपने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बत्रा सर वर्चुअल्स नाम से। तो बेटा मेरे पास भी वर्कर्स हैं, मेरे पास भी टेक्निकल टीम है, मेरे ऐप को संभालते हैं, मेरी वेबसाइट को संभालते हैं, मेरे चैनल को संभालते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल को संभालते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों को संभालते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुपों को संभालते हैं, है ना, मेरी मार्केटिंग देखा करते हैं, फिर लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए बत्रा सर मैनेजमेंट का काम किया करते हैं। तो बत्रा सर क्या कर रहे हैं? अपनी चीजों को ढंग से अचीव हो जाए इसके लिए टारगेट सेट करते हैं। और वो टारगेट आपका डेली, मंथली, वीकली, ईयरली कैसा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब इनमें कुछ फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस कौन से हैं? ये आप बीएसटी में पढ़ के आ चुके हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। वो फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, जिसको अपन शॉर्ट में PODSC, पॉड सी भी कहा करते हैं। ये इसका एब्रीवेशन है जिससे अपन इसको याद रखेंगे। तो PODSC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोल। 5 प्रकार की जो चीजें होती है वो हमें इससे अच्छे से करते हुए अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, अल्टीमेट टारगेट को अचीव करना होता है। बात आ रही सबको समझ में? अब ये फंक्शंस आप फर्दर सब प्रोसेसेस में भी डिवाइड किए जा सकते हैं ताकि हम जो चाहते हैं, व्हाट वी प्लान्ड इज अचीव्ड, तो हमारा जो प्लान है उसका अल्टीमेट गोल हमें अचीव हो जाए। मैनेजर जो होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कि मुझे एंड टारगेट क्या पहुंचाना है। जैसे बत्रा सर का एंड टारगेट क्या है? जो बच्चे बत्रा सर से पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऐप के माध्यम से, फेस टू फेस या कोई और माध्यम से पढ़ रहे हैं उन सबको 40+ स्कोर करवा के देना इस सब्जेक्ट के अंदर। ये बेटा मेरा अल्टीमेट गोल है। और उसके लिए बत्रा सर अपनी वैल्यू और स्ट्रैटेजीज बनाया करते हैं ताकि बदलते हुए एनवायरनमेंट में बत्रा सर के स्टूडेंट्स को इसका मिलना चाहिए एडवांटेज। आप सबको मिलना चाहिए। देश भर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट फिक्स होता है, आपको मालूम है बेटा। और मैं कह रहा हूं बेटा May 24 का जो रिजल्ट आएगा वो वैसे ही आपको पता चल जाएगा बेटा। आसान नहीं रहने वाला है, ये मैं आज कह रहा हूं बेटा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ही मैक्सिमम लोग पास नहीं कर पाएंगे, सेकंड ग्रुप फिर पास कर जाएंगे। और आपको मालूम है दोनों ग्रुप पास किए बिना आपकी आर्टिकलशिप शुरू नहीं हो सकती। पेपर भले ही 6 कर दिए, लोगों को लग रहा है 8 की बजाय 6 हो गए, लेकिन कंटेंट तो बेटा उतना ही बढ़ गया हमारा। फर्स्ट ग्रुप और मुश्किल कर दिया है इन्होंने सेकंड ग्रुप के मुकाबले पास करना, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और बत्रा सर विशेष तौर से इसीलिए कह रहे हैं ग्रुप 2 में कॉस्टिंग के पेपर पे और पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है, जहां आप 80+ आराम से स्कोर कर पाओगे तो बेटा ग्रुप कंपनसेशन में आपको इसका मिलेगा फायदा। चलिए, तो आपको इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपको मालूम है हमारी वेबसाइट है www.batrasar.com, जिससे आपने परचेज किया है। आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी बात कह सकते हैं। और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर है, टेलीग्राम में, बेटा आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं और बेटा फ्रीली उस पर अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बेटा एक हफ्ता निकल जाने के बाद जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी आपकी, एक जूम कॉल पे भी रखेंगे आपके साथ में और फेस टू फेस आपसे बातचीत करेंगे। और फिर बेटा तैयारी कर लें, चैप्टर खत्म होते ही इसके वर्चुअल टेस्ट भी आपके शुरू कर दिए जाएंगे। तो बेटा बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। कोर्स खत्म होते ही चीज़ों को याद करवाने के बाद हम आपका वर्चुअल टेस्ट अभी से लेके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के तरीके में आपको ढाल देंगे, ताकि डे 1 से आपको पता चल जाए ICAI आपसे क्या चाहती है। बेटा बत्रा सर के साथ पढ़ने का सबसे बेनिफिट यही है, बाकी लोग तो केवल आपको पढ़ा देंगे, बत्रा सर आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करवा देंगे। एडिशनल एडवांटेज कि हमें एग्जाम में लिखना क्या है, कितना लिखने से नंबर आएगा, नहीं लिखने से क्या हो जाएगा, नंबर कहां कट जाया करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग क्या होती है, ये सब की जानकारी बत्रा सर आप देंगे, क्योंकि बत्रा सर आपके रह चुके हैं पेपर सेटर और एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला टॉपिक कौन सा था? नेचर, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो अपन ने कर लिए। अब अपन दूसरे टॉपिक पे आ गए जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। ये जो वर्ड स्ट्रेटेजी है ना, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये कहां से आया? ये एक लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब, जिसका उस जमाने में वर्ड था स्ट्रैटेजिया।
स्ट्रैटेजिया। स्ट्रैटेजिया का मतलब क्या था? एक्ट ऑफ विनिंग द वॉर। एक्ट ऑफ विनिंग द वॉर। युद्ध कला को, युद्ध कला में जीतना, मतलब आपको युद्ध करने की ऐसी कला होनी चाहिए कि आप दुश्मन को परास्त कर दे। अब ये उस जमाने की बात है जब हम फाइन आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस युद्ध किया करते थे, तलवारों से, भालों से, है ना, या फिर तोपों से, या जो भी तरीके थे उस जमाने में, पुराने जमाने में। आजकल वैसे तो युद्ध होते नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी के युद्ध है हमारे। अच्छा, इन्फेंट्री जाके युद्ध भी करती है तो पीछे सपोर्ट टेक्नोलॉजी का होता है हमारे पास में। और आजकल बिजनेस के युद्ध भी हुआ करते हैं, जैसा आप कंपनियों के बीच में राइवलरी, स्कीम्स, प्रोडक्ट, कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के तरीकों में देखते हो। तो हमें अब अपना गेम प्लान, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी वर्ड से क्या निकल के आया है? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी है क्या? बेसिकली आपका वो गेम प्लान है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। वर्ल्ड कप का फाइनल, हम अपना गेम प्लान बना तो पाए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और ऑस्ट्रेलिया ने जैसा गेम प्लान बनाया उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, इसलिए उस दिन वो हमसे बेहतर साबित हुए, जबकि उससे पहले हमने उनको लीग मैचेस में हराया था। लेकिन उस दिन उनका गेम प्लान हमसे भारी साबित हुआ, इसलिए वर्ल्ड कप वो ले गए 6th टाइम। जबकि देखा जाए तो अगर हम अपना गेम प्लान अच्छा एग्जीक्यूट कर लेते तो हमारा होता। ठीक है, और उसके पीछे कई तरह की कमियां बेटा गिनाई जा सकती हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, पर बात गेम प्लान की हो रही है। तो गेम प्लान, फ्यूचर का ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए कि जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। ये गेम प्लान से अल्टीमेटली अचीव क्या करनी है? हमें सक्सेस अचीव करनी है। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए, आइए तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी की। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? टर्म स्ट्रैटेजी जो है इसका मतलब क्या है? द वेज द बिजनेस डिसाइड टू रेस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब लगातार बदलने वाला, एक्सटर्नल फोर्स वाइल परसुइंग देयर विजन, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी में वो सारे तौर तरीके अपनाए जाएंगे जो बार बार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हुए कंपनी के अल्टीमेट गोल को अचीव करने में हमारी मदद करेंगे। बात आ रही समझ में? अब हमने, जैसे इंडिया ने सोचा था अब हम 5वें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। ठीक है, $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन या उससे ज्यादा करनी है। $4 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए तो बहुत जल्दी हम $5 ट्रिलियन भी हो जाएंगे और शायद हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन क्या सब चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से चल रही है? नहीं। इधर यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ तो ऑयल प्राइसेस पे फर्क पड़ा, फूड सप्लाईज पे फर्क पड़ा, जिस रास्ते से आप माल लेके जाते थे उनमें डिसरप्शन आया, दुनिया में फ्रिक्शन पैदा हुआ, तो आपको उनके बीच में बैलेंस करने के लिए समय और पैसा खर्च करना पड़ा। अभी जो हमास का और इसराइल का युद्ध चल रहा है और जिसमें हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी यूएई के दौरे पे जाके आए हैं और अब गए हुए हैं, आज आ जाएंगे वापस। पर्पस क्या है हमारा? पर्पस यही है कि हम चीजों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वापस से परिभाषित करें और अपने अल्टीमेट गोल कि दुनिया में हमें तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन या उससे ज्यादा की बनानी है, जो शायद हम 1 या 2 साल में अचीव कर लेंगे। जिस तरीके की हमारी बढ़ने की रफ्तार है, $4 ट्रिलियन के नजदीक तो हम पहुंच ही चुके हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी आपका गेम प्लान है। तो देखो, स्ट्रैटेजी का गेम प्लान हो गया, ये आपका क्या है? कीवर्ड है। ये आपको क्या है? अपनी डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा, इसके लिखे बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आईसीए नंबर कैसे देती है? जब आप मैनेजमेंट को डिफाइन करते वक्त मैनेजमेंट के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, वरना फिर आपकी थल्ले थल्ले, नंबर नहीं मिलने वाले आपको आईसीए की तरफ से। बच्चे क्या करते हैं? जनरलाइज भाषा में लिख के आ जाते हैं। समझ के जनरलाइज नहीं लिखना है, समझ के कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी भाषा में आप जरूर लिख सकते हैं, उसमें आपको मनाही बिल्कुल नहीं है। बात आ रही है सबको समझ में? तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो यस सर, यस सर, यस सर, तो मुझे पता चले मेरी बात आप तक जा रही है और आपको समझ में भी आ रही है। शोभित ने कह दिया, भानुमति ने कह दिया,
सभी लोग कह दो बेटा फटाफट से। अंजलि ने कह दिया, फटाफट से सब लोग कह दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबको समझ में आ रही है ये बात। कल भी क्लास सेम टाइम पे लगेगी, ठीक है। आपको बस ऐप में इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाना है, और यही क्लासेस हम रिकॉर्डेड जो बन जाएंगी ये हम अवेलेबल करवा देंगे ऐप के ऊपर। तो आप इसे बाद में रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। जैसा हमने कहा, हमारी तरफ से आपको तोहफा है, अनलिमिटेड टाइम आपको मई 24 तक देखने की, या उसके बाद भी जब आपका एग्जाम है टाइम, उसको देखने की सुविधा मिलने जा रही है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी जो है वो एक गेम प्लान है जो मैनेजमेंट को कहा करती है कि बिजनेस का उपयोग कैसे करें कि मार्केट में अपनी पोजीशन बढ़िया बनाएं, अपने ऑपरेशन को अच्छे से करें, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट और सेटिस्फाई करें, कंपीट करें सक्सेसफुली, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी वो गेम प्लान है जो मार्केट पोजीशन अपनी तरफ करने में, ऑपरेशंस को अच्छी तरह कंडक्ट करने में, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, सक्सेसफुली कंपीट करने में, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद किया करते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक ऐसी डिजाइन है जो आपके मेजर गोल्स को आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अचीव करने में मदद किया करती है। मतलब आपकी वो सोची समझी रणनीति है ये, अगर मैं हिंदी में कहूं तो सोची समझी रणनीति है जो आपको अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने में परिस्थितियों के अनुसार मदद किया करती है। और इस परिस्थितियों के अनुसार हमें कई सारी चीजों को समय के अनुसार बदलना भी पड़ता है, जिसके बारे में अगले टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी काफी हद तक सोची समझे तरीके से ही लागू होती है, लेकिन कुछ चीजें मार्केट की परिस्थितियों को देखते हुए अडॉप्ट करनी पड़ती है, रिएक्ट करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है एवरी स्ट्रैटेजी ऑफ दिस वर्ल्ड इज पार्टली प्रोएक्टिव, मतलब प्री प्लान, एंड पार्टली रिएक्टिव, मतलब बाद में अडॉप्ट की गई है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, मतलब दोनों को मिक्स करके बनाई गई है। बात आ रही है समझ में सबको? स्ट्रेटेजी को और भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट कहो, गेम प्लान कहो, अलग अलग दो विशेषण शब्द है जो स्ट्रेटेजी के लिए यूज होते हैं। तो आप गेम प्लान भी कह सकते हो, आप इसको लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और उसके डेस्टिनेशन तक ले जाने में मदद करती है। ये हमें बताती है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं। मतलब स्ट्रेटेजी बताती है हम क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम कहां तक जाना चाहते हैं। ये सब चीजें हमें स्ट्रैटेजी के तहत बताई जाती हैं, स्ट्रैटेजी में सिखाई जाती हैं। तो हमने दो टॉपिक्स को अभी तक डिस्कस किया है। पहला टॉपिक था मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा 5 फंक्शंस को मैनेज करने वाले मैनेजर्स, उनके द्वारा किए जाने वाले काम को हम मैनेजमेंट कहते हैं, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस को किया करते हैं। दूसरे में हमने स्ट्रेटजी की बात की। स्ट्रेटजी वो आपका गेम प्लान है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप में परिवर्तन करते हुए आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में आपकी मदद किया करती है। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें प्लान्ड वे में काम करती हैं और कुछ चीजें समय के अनुसार परिवर्तित करके अडॉप्ट की जाती है, रिएक्टिव मोड में डाल के उनको अचीवमेंट करने में हमारी मदद किया करती हैं। आइए अब आगे बात करते हैं अपन स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड। स्ट्रेटजी जो होती है वो कॉन्शियसली बनती है, फ्लेक्सिबली डिजाइन होती है। दो वर्ड है, एक कॉन्शियसली होती है और दूसरा फ्लेक्सिबली बनती है। कॉन्शियसली मतलब सोच समझ के बनाओगे आप, और फ्लेक्सिबल का मतलब समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो किया जा सकता है और रिजिड ना हो, ठीक है। और इसका मकसद होता है रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना, ह्यूमन एफर्ट से रिजल्ट लेना और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, अपॉर्चुनिटीज के अनुसार, अपॉर्चुनिटी के अनुसार चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए अपनी सक्सेस को प्राप्त करना। तो स्ट्रेटजी बनती है सोच समझ के, कॉन्शियसली। ये बनाते वक्त फ्लैक्सिबल बनाई जाती है ताकि समय के अनुसार इसको परिस्थितियों में ढालकर बदला जा सके, और इसमें रिसोर्सेज को हमें मोबिलाइज करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज का अध्ययन करना पड़ता है, मार्केट में जो थ्रेट्स होते हैं उनको समझना पड़ता है और उनसे निकलते हुए अपने टारगेट को अचीव करना पड़ता है। अब जैसे मैं बताऊं आपको,
वापस से चाइना में सुनाई दे रहा है इस समय कोई नए तरीके का वायरस आया हुआ है जिससे बच्चों में खास तौर से सांस की तकलीफ हो रही है और चाइना के हॉस्पिटल भरे पड़े। अब ये भी कैसी है, एक छुआछूत वाला ही रोग है, एक तरीके से सांस से फैलता ही। तो सपोज करो अगर भारत सरकार ने समय पे ध्यान नहीं दिया और कोविड की तरह इसका भी विस्तार हो गया तो एक बार फिर से लॉकडाउन की परिस्थिति आ सकती है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, ये मैं एक परिस्थिति के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, अपने प्रॉपर व्यवस्था नहीं रखी, हमने चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को कंट्रोल नहीं किया, उनको स्कैन नहीं किया, उनकी जांच नहीं कराई, तो भारत तो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, नंबर 1 हो गया। अब तो चाइना से भी हम आ गए। तो हमारे यहाँ ये सांस जैसी बीमारी फैलते हुए देर थोड़ी लगेगी, जैसे पहले कोविड फैला था, कोरोना फैला था। तो सोचो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी फेस टू फेस क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कोई भी एडटेक कंपनी ने, तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी बेटा, उसके लिए चला ही नहीं पाएंगे, सरकार फिर रोक लगा देगी और हम फिर से किस पे लौटना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन पे लौटना पड़ेगा। मतलब 2020 की जो परिस्थिति थी वो वापस से एक बार आती देखा जा सकता है। तो क्या आपको अपने प्लान में जो आप फेस टू फेस को बढ़ाने की कर रहे थे, परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल डिजाइन होनी चाहिए। जरा चैट में मुझे बताएं, क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि सारी की सारी चीजें जैसी सोची जाती है प्रोएक्टिव वैसी लागू नहीं होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि सरकार के लेवल पे, कंपटीशन में, लोगों की प्रेफरेंस में जब तब परिवर्तन आते हैं और जब परिवर्तन आएंगे तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपको एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जितने भी काम करें वो अल्टीमेटली एक जगह जुड़ जाते हैं। हम तरह तरह के काम करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल एक ही होता है। तो इसलिए उनको एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में बांधा जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से अच्छे फायदा उठा सकें और थ्रेट्स को जो आई हमारे पास में उनको दूर कर सकें। यहां यह समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आप अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी बना दो लेकिन आपका मैनेजमेंट बेकार है तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपका मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन स्ट्रैटेजी बेकार है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी अच्छी बना के खराब मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये समझना जरूरी है। हमें दोनों को अच्छा रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी और स्ट्रैटेजी को, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेंगे। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इस पे आपसे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, इस पे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। पुराने जमाने में, मतलब पुराने कोर्स में ऐसा पूछा भी जाया जाता है। भानुमति शर्मा कह रहे हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, सही कहा आपने। तो हमें स्ट्रैटेजी को कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कमियां उसमें थोड़ी बहुत रहेंगी। फ्लॉलेस मतलब, फ्लॉ मतलब कमी, कमी कमी उसमें थोड़ी बहुत रह जाती है। जो आदमी काम करेगा उससे गलती होती है, कामचोर आदमी से कभी गलती होती नहीं। जो काम करेगा गलतियां उसी से होंगी, कामचोर आदमी से गलती थोड़ी होगी क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। तो जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो थोड़ी बहुत कमियां रह जाएंगी उसके अंदर, इसलिए हम कहते हैं परफेक्ट नहीं बन सकती, फ्लॉलेस नहीं बन सकती, ऑप्टिमल नहीं बन सकती। ऑप्टिमल मतलब इससे और बेस्ट नहीं हो सकते, इससे भी बेस्ट आ सकता है, हर बार इससे बेस्ट हो सकता है। तो वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी क्या है, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, मतलब भविष्य को देखते हुए करेजियस, साहसिक निर्णय लेने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा सडन इमरजेंसीज में, प्रेशर सिचुएशन में, फेलियर्स में निकल के आगे जाके रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी डायनेमिक होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी समय के अनुसार अडॉप्ट करने वाली होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, हमारी स्ट्रेटजी कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती, हमारी स्ट्रेटजी कभी भी ऑप्टिमल नहीं हो सकती, उसमें और सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे मैं अपने आप को कहता हूं बेटा, पढ़ाते हुए मुझे भले 33 साल हो गए लेकिन मैं आज भी सीख रहा हूं, और वैसे भी मेरे स्वरूप को देखते हुए बेटा मैं अपने आप को सिख कहता हूं, और सिख का मतलब ये होता है सीखने वाला विद्यार्थी। सो आई एम स्टिल स्टूडेंट ऑफ दिस मैनेजमेंट। हालांकि मैंने मैनेजमेंट उनसे सीखी है बेटा जो मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट को जना है ना, जनक जिनको कहते हैं माइकल पॉर्टर।
तो माइकल पॉटर साहब जो इस समय लिविंग लेजेंड है बेटा, करीब करीब 88 ईयर्स की एज के होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। बत्रा सर उनसे बेटा पढ़े हुए हैं मैनेजमेंट के सिद्धांतों को। तो आप सोचो बेटा, बत्रा सर ने मैनेजमेंट वहां से पढ़ी, लेकिन फिर उसको जिंदगी में अपनाया, प्रैक्टिसिंग ऑटोमेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए बेटा अपने आप को आज भी इंप्रूव कर रहे हैं, नई चीजें आज भी हम सीख रहे हैं। और बत्रा सर केवल सीए स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते बेटा, मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज में भी पढ़ाने जाया करते हैं। इसके अलावा बत्रा सर के बेटा गेस्ट लेक्चर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी हुआ करते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस पे बत्रा सर को गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया जाता है, मैनेजमेंट के ऊपर व्याख्यान देने के लिए, बात करने के लिए। तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्रैटेजी की। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बना करती है। कितने लेवल पे बनती है बेटा? 3 लेवल पे बना करती है। कॉर्पोरेट लेवल पे जिसको अपन कहते हैं टॉप लेवल, डिविजनल लेवल पे जिसको अपन कहते हैं मिडिल लेवल, और फंक्शनल लेवल जिसको अपन कहते हैं लो लेवल।